हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि हम आरटीआई एक्ट 2005 को डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को डिस्कस किया था। तो ये आरटीआई एक्ट 2005 और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन विच इज़ नियरली आर रिलेटेड टू ईच अदर। जबकि आप आरटीआई एक्ट 2005 में इन डेप्थ में हम समझेंगे सीआईसी को भी समझेंगे, पीआईओ को भी समझेंगे, एपीआईओ को भी समझेंगे, हम सबको समझेंगे इन डेप्थ में यहाँ पर। और ये पॉइंट्स जो होता है आपके प्रीलिम्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस पॉइंट्स पर, और मेंस एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके करंट अफेयर्स में भी आ जाता है कि जो आपको अगर स्टडी करना है इन सब पॉइंट्स का, तो आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड करना पड़ेगा। अगर कोई भी रीजन से करंट अफेयर्स में इस रिलेटेड टॉपिक आए तो यहाँ पर आपको फिक्स 100% यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो माय फ्रेंड्स, ये आज के टॉपिक में हम आरटीआई एक्ट 2005 आरटीआई अमेंडमेंट 2019 को डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट्स में हमारा ये लेक्चर होगा कि फर्स्ट पार्ट में हम आरटीआई एक्ट 2005 को डिस्कस करेंगे सिर्फ, और सेकेंड पार्ट में हम रहेंगे कि स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आरटीआई एक्ट का, और सेकेंड हम आरटीआई अमेंडमेंट क्या हुआ 2019 में, क्या चेंजेस किए गए इस एक्ट में, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे ध्यान से समझते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके बाद में इसे कोई कन्फ्यूजन रहेगा यहाँ पर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फिल्म मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए ऑर्गेनाइज की है, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी। तो अगर आप प्रीलिम्स में आप देखते हो कि पेपर 1 जीएस के जितना भी सिलेबस होता है, तो उतना ही सिलेबस आपको यहाँ पर रहेगा माय फ्रेंड। और इसकी वजह से आपका पहला फ़ायदा क्या होता है कि आपको एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को फ्रेशर हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने स्टडी से, अपने प्रिपरेशन आपको देखना है कि आपको टेस्ट करना है, एनालिसिस करना है खुद का कि आपका कहाँ तक प्रिपरेशन हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं माय फ्रेंड, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम्स को देखकर आप कॉन्फिडेंट ले सकते हो और रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर हो, कितना आपका प्रिपरेशन हो चुका है, कितना नहीं हुआ है। और ये जो एग्ज़ाम है ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है जो पेपर 1 जीएस पर रहेंगी। और इतना ही नहीं कि यू हैव बीन चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स। तो आप अनअकैडमी एजुकेटर से सीखने को मिलेगा आपको, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आपको मिलेंगे माय फ्रेंड्स। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप माय फ्रेंड्स ये होती है कि अगर आप टॉप 5 रैंक्स लाते हो यहाँ पर, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन वो भी अनअकैडमी के तरफ से मिलने वाला है। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन वो भी अनअकैडमी की तरफ से मिलने वाला है। और अगर टॉप 50 रैंक्स में भी आते हो आप, तो आपको एक्साइटिंग प्राइसेस मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से। और अगर आप एनरोल करते हो, जो कि एनरोलमेंट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस एनरोलमेंट लिंक के थ्रू आप एनरोल कर सकते हो इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को। तो अगर आप एनरोल करते हैं इस मॉक टेस्ट को, तो ये आप कब अवेलेबल होंगी मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको, तो होंगी 27 सितंबर को। तो शुरू हो जाइए माय फ्रेंड, तैयार हो जाइए इस मॉक टेस्ट सीरीज़ देने के लिए, और फ़ायदा उठाइए माय फ्रेंड्स अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप का भी, और एक्साइटिंग प्राइसेस मिलने का भी, है ना। एक्साइटिंग प्राइसेस पाने का भी यहाँ पर क्या करें आप। और आपको पता है कि 10 दिन से कम दिन रह चुके हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को। तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं 2020 का, 21 का, 22 का। इसके अगर आप यहाँ पर करते हैं अनअकैडमी के साथ, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं माय फ्रेंड्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक करने के, मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के, है ना। तो आपके चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो आपको इतना ही नहीं कि आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाता है, सीधे डायरेक्शन मिलता है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे एग्जाम्स को क्रैक करना चाहिए। तो सब आपको गाइडेंस एंड सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो कौन सा ऐसे अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स कि लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया से सीखने को आपको मिल जाएंगे एट वन प्लेटफॉर्म पर, और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस भी आपको मिल जाएंगे। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। लाइव टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मेजर रोल प्ले करता है टेस्ट सीरीज किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। सिर्फ यूपीएससी सीएससी का नहीं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में अगर आप देखो तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लाइव टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहा है माय फ्रेंड्स अनअकैडमी, ये भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स है आपके लिए। और स्टडी मटेरियल वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आपको लिखने की, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप आराम से सीख सकते हो, कहीं भी बैठकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे माय फ्रेंड्स, नो डाउट अबाउट इट कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपने कैसा स्टडी करना चाहिए, किस तरह से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। नो मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको भरपूर मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको 100% सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा, है ना। लेट नाइट एज वेल एज 2 ईयर बैचेस कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, हम डिस्कस करेंगे आगे। और वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स आपको मिल जाएंगे। प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। मेंस टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूशन आपको मिल जाएंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स, विच इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू
और स्पेशल क्विजेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के इन कोर्सेज को माय फ्रेंड्स और फ़ायदा उठाइए। और ये जो कोर्सेस है, ये जो बैचेस है वो 21 सितंबर से शुरू हो गए माय फ्रेंड्स। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को, इन बैचेस को। तो ये बैचेस आपको 3 मेन लैंग्वेज में सीखने को मिलने वाले हैं। बिलिंगुअल वर्जन में सीखने को मिलेंगे, हिंदी वर्जन में सीखने को मिलेंगे, इंग्लिश वर्जन में सीखने को मिलेंगे। तो इंग्लिश वर्जन में आपको 2 ईयर्स बैच कोर्स एज वेल एज 1 ईयर बैच कोर्स भी प्रेजेंट है। आप किसी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसी भी बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं नए बेनिफिट्स का। योर वे योर करियर माय फ्रेंड्स। अगर आप अच्छा यहाँ पर डिसीजन लेंगे, सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, तो आपको आगे बहुत ही आपकी लाइफ ही सेटल होंगी, आगे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इस बैचेस के थ्रू माय फ्रेंड। और इतना ही नहीं कि अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर प्रीलिम्स बैच कोर्स वो भी शुरू हो रहा है, जो कि इसका ड्यूरेशन है 5 सितंबर जो 30 सितंबर 2020, जिसमें अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर प्रीलिम्स के लिए आपको बिलिंगुअल वर्जन में मिलेगा, इंग्लिश वर्जन में भी अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर आपको मिलेगा। तो इसे आप एनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, नो डाउट अबाउट इट। तो इसका ड्यूरेशन स्टार्ट हो चुका है 5 सितंबर तो 30 सितंबर 2020 और फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे माय फ्रेंड, और सेक्शनल क्विजेस भी आपको मिलेंगे यहाँ पर, नो डाउट अबाउट इट। और आपका करंट अफेयर्स का पार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए तो T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में अनअकैडमी आपको दे रहा है। डेली 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स आपके रहेंगे और 40 मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकते हो। टेस्ट एनालिसिस पे आपको मिलेगा बाय द टॉप एजुकेटर्स। और एक मेन चीज़, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज को तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। किसी भी मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का, तो आप हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। इसके वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। फॉर एग्जांपल, अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो अनअकैडमी का तो आपको 64,000 पे करने पड़ते हैं विदाउट यूजिंग अ प्रोमो कोड। अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करते हैं हमारा तो आपको 10% मीन्स 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड विच इज़ वेरी 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 क्या बोलते हैं ना आप उसे, कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए माय फ्रेंड्स अनअकैडमी के इन कोर्सेज को, हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। और एक मेन चीज़ माय फ्रेंड के आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स UPSC, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उसमें आपको PPTs, PDF, हैंडी नोट सब कुछ मिल जाएगा माय फ्रेंड। तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो आ जाते हैं हम हमारे पॉइंट्स पर, जो कि RTI एक्ट 2005 एंड RTI अमेंडमेंट 2019। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है माय फ्रेंड्स? RTI का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लाने की ज़रूरत क्या थी, क्यों ऐसे हमें लगा कि हमें RTI एक्ट 2005 में पास करना चाहिए, है ना। तो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें RTI एक्ट 2005 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है RTI एक्ट 2005 को डिस्कस करने के माय फ्रेंड? फॉर एग्जांपल, इंडिया में वेलफेयर सिस्टम है, हमें पता है ना। इंडिया में पर्टिकुलर वेलफेयर सिस्टम फंक्शन करता है, तो वो सीधे से फंक्शन नहीं कर रहा है। द वेलफेयर सिस्टम इन इंडिया इज़ नॉट फंक्शनिंग, है ना, सुटेबली। और एक पेंडेमिक डिसीज आया, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस का तो बहुत कह रहे हैं, कोरोना का एक पेंडेमिक आया या मलेरिया से, जिससे बहुत लोग अफेक्टेड हो गए इंडिया के। तो वहाँ पर क्या होता है ना, वो पेंडेमिक जा क्यों नहीं रहा है, इतना नुकसान कैसे हुआ, है ना। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है ना, तो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर बात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, है ना। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर आप यूज़ करते हो, चाहे आपके फंडामेंटल राइट्स है, हाँ, इट इज़ गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें पता है। तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए आपका क्या होना ज़रूरी होता है? इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। तो फिर शायद हमारी वेलफेयर सिस्टम वो सीधे से काम नहीं कर रही। अब शायद बहुत भी बड़ा वर्ड बोल दिया मैंने यहाँ पर, मीन्स तो शायद का मतलब क्या है यहाँ पर कि माय फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए ना। आप फॉर एग्जांपल आपकी वेलफेयर सिस्टम काम नहीं कर रही है कंट्री की, तो आपको पता होना चाहिए कि वेलफेयर सिस्टम कौन सा फंक्शन नहीं कर रही है, क्या गलत है वेलफेयर सिस्टम में, क्या इन्फॉर्मेशन है इनकी, है ना, क्या चल रहा है इनके अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो। तो आपको तो पता होना चाहिए। तो शायद का मतलब आपको तो पता होना चाहिए कि क्या कर रही है सरकार, क्या नहीं कर रही है आपके वेलफेयर सिस्टम। इन अदर वर्ड्स, एफिशिएंट मेथड टू प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो। RTI जिसे कहते हैं हम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इज नथिंग बट एफिशिएंट मेथड टू प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। एफिशिएंट मेथड जिसे बोलते हैं हम, सबसे सरल मेथड और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हम जो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, हम जो एक्ट को फॉलो करते हैं, वो होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड दैट्स कॉल्ड RTI 2005। समझ में आ गया आपको? नाउ इट गिव्स मेथड ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन, एक मेथड ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन का मेथड देता है। एंड इट गिव्स अ लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी। तो चॉइस एंड डिग्निटी के साथ रहना भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर RTI आपको देता है माय फ्रेंड्स। तो चॉइस एंड डिग्निटी आल्सो, सो इट इज़ कनेक्टेड टू द आर्टिकल 21। समझ रहे हो कि आपको क्या होता है ना,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लाइफ एंड डिग्निटी। लाइफ एंड डिग्निटी आया तो वहाँ पर आपको कनेक्ट हो गया आर्टिकल 20 में। तो मैंने कहा से आपको फंडामेंटल राइट्स पूरे घुमा दिया माय फ्रेंड, समझ रहे हो कि आपको ये आरटीआई एक्ट फंडामेंटल राइट से भी कनेक्ट करके लिया। तो ऐसे डॉट्स क्लियर करना है माय फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे डॉट्स क्लियर करके डॉट्स जुड़ा कर क्या करेंगे, वहाँ पर आपका प्रिपरेशन करेंगे तो आपको पॉलिटी पूरा सिंपल जाएगा माय फ्रेंड्स, और आपके एग्ज़ाम आप क्रैक करने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो। तो पॉलिटी आपको डायरेक्टली क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स, समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो इट गिव्स मेथड ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन एंड इट गिव्स क्या होता है, इट गिव्स लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। सो इट इज कनेक्टेड टू द आर्टिकल 21। लाइफ एंड डिग्निटी आया तो आर्टिकल 21 से कनेक्टेड है, एज वेल एज इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली विथ यू, समझ रहे। डायरेक्टली विथ यू मीन्स डायरेक्टली विथ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये दोनों तब होगा माय फ्रेंड्स, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जब होगा, इट्स लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी, ये दोनों चीज़ कब कैरी फॉरवर्ड होंगे, ये दोनों चीज़ कब सरलता से चलेंगे, तब कि डेमोक्रेसी ठीक से फंक्शन कर पाएंगा, तब समझ रहे हो कि डेमोक्रेसी इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन, जो कि हमने CIC में भी डिस्कस किया, समझ रहे हो। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तभी ये दोनों चीज़ सीधे से फंक्शन कर पाएंगे, तब आपकी डेमोक्रेसी सीधे से फंक्शन कर रही होंगी, तब आपकी डेमोक्रेसी यहाँ पर मेंटेन होंगी आपके कंट्री में। अगर आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं है तो आपकी कंट्री बहुत ही खतरनाक कगार पर है डूबने के, समझ रहे हो। नाउ तो आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए सरकार को अपोज करने की, आपकी टेंडेंसी ये नहीं होनी चाहिए कि जो भी सरकार करेगा, जो भी सरकार फैसले लेगा वो सब डेमोक्रेसी के हित में है। ऐसा नहीं होता, कभी कभी सरकार ऐसे फैसले ले देता है जिससे डेमोक्रेसी यहाँ पर कुछ मार खा लेती है, समझ रहे हो। तो डेमोक्रेसी को आपको जगा कर रखना है, लोकशाही को आपको जगा कर रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अगर सीधे से कैरी फॉरवर्ड करना है, अप्लाई करना है इंडियन कंट्री पर, समझ, तो आपको डेमोक्रेसी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू रन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अप्लाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ईच एंड एवरी स्टेट्स, समझ रहे हो। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत से ठीक से फंक्शन करना पड़ेगा, तभी आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी से अंडर दी क्या होंगे, आरटीआई एक्ट आ जाएगा, समझ रहे हो। नाउ तो फिर इसके रूल्स क्या होते हैं माय फ्रेंड्स, इसके रोल्स क्या होते हैं माय फ्रेंड। इसके रोल हमने CIC में भी कंसिडर किए थे, और यहाँ भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 पब्लिक अथॉरिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनिंग। जो होते हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होते हैं, देयर आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, है ना। तो वेरियस एस्पेक्ट्स से डिस्क्लोजर्स बनाना पड़ते हैं उन्हें, रिक्वायर्ड इट इज़ रिक्वायर्ड एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनिंग। तो उनके फंक्शनिंग स्ट्रक्चर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ये पब्लिक अथॉरिटीज़ को आरटीआई के थ्रू क्या कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है। सो दिस इंक्लूड्स डिस्क्लोजर ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसेज एंड एम्प्लॉयज़ एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो। तो हम पब्लिक अथॉरिटी में क्या डिफाइन करते हैं, कैसे हम पब्लिक अथॉरिटीज़ को डिफाइन करते हैं माय फ्रेंड्स। तो क्या इंक्लूड करता है पब्लिक अथॉरिटीज़, क्यों इंक्लूड करता है कि डिस्क्लोजर्स ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स ही करता है। और क्या करता है माय फ्रेंड्स के यहाँ पर पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसेज एंड एम्प्लॉयज़ एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो क्या होता है ना, पब्लिक अथॉरिटीज़ इट इंक्लूड बॉडीज, नोटिफिकेशंस एंड ऑल दिस थिंग। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या है माय फ्रेंड, एनी बॉडी विच आर अंडर एनी लॉ, समझ रहे हो, एनी बॉडी विच आर अंडर एनी लॉ और एनी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, समझ रहे हो, समझ रहे हो इस बात को। एनी लॉ विच आर अंडर एनी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन उसे कहते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़। तो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसेज एंड एम्प्लॉयज़ एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप यहाँ से इनके रोल होते हैं आरटीआई के, जो कि लोअर आपके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, समझ रहे हो, टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो मुझे पब्लिक अथॉरिटी चाहिए, किस लिए चाहिए, किस लिए मैं पब्लिक अथॉरिटीज़ अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 के लिए अपॉइंट करूँगा, टू गेट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नर्स, समझ रहे हो। आपको यही चाहिए कि टू गेट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नर्स, तही आपको चाहिए माय फ्रेंड्स के। आपको पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज चाहिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपकी चाहिए, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए जो कि आपके पब्लिक अथॉरिटीज़ में ऑर्गेनाइजेशन आपके इंक्लूड किए गए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, समझ रहे हो। अदरवाइज़ आप किसी भी इंडिविजुअल के इकोनॉमी को जान नहीं सकते हो, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो ना पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या होता है माय फ्रेंड्स, हम डिफाइन करेंगे पब्लिक अथॉरिटीज़ को यहाँ पर इन डेप्थ में। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या होता है माय फ्रेंड्स के, तो पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स बॉडीज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी लॉ और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, समझ रहे हो। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ वो अथॉरिटीज़ होते हैं माय फ्रेंड्स जिसमें नियरली सभी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ने बनाई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से बने हैं, जो लॉज से बने हैं, है ना, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन इस पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंदर आते हैं,
जिसमें से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप इसे ले सकते हैं। तो क्या आते हैं, इट इंक्लूड बॉडीज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर लॉ और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो इसमें मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व होते हैं क्या? बिल्कुल मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड मिनिस्टर्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड रेगुलेटर्स, ये भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप यूपीएससी को है ना, अगर आप यूपीएससी के ऊपर आरटीआई एक्ट 2005 लगा सकते हो क्या? मैं एक आपको सवाल पूछता हूँ, क्या आपको यूपीएससी के ऊपर आप लगा सकते हो क्या आरटीआई एक्ट 2005? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अंडर दी पब्लिक अथॉरिटीज़। जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंडर है माय फ्रेंड्स, वहाँ पर आप आरटीआई एक्ट लगाकर, आरटीआई एक्ट 2005 लगाकर आप उसे उसकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, समझ रहे हो? तो इट इज इंक्लूड्स द मिनिस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स एंड रेगुलेटर्स ऑल्सो, समझ लो। फिर और क्या इंक्लूड करता है पब्लिक अथॉरिटीज? तो पब्लिक अथॉरिटीज इंक्लूड एनी एंटिटीज ओन, कंट्रोल और सब्सटैंशियली फाइनेंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटैंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, समझ रहे हो? तो आप इन ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हो विथ रिगार्ड्स टू फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नेंस, समझ रहे हो? तो विथ रिगार्ड्स टू फंक्शन ऑफ द गवर्नेंस आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं। तो इस आरटीआई के थ्रू मैं सोवरिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हर्ट नहीं करना चाहता। किस चीज़ को मैं हर्ट नहीं करना चाहता? सोवरिटी को ऑफ इंडिया के, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के हर्ट नहीं करना चाहता। इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर बन जाते हैं। ये कैसे बैरियर बनते हैं कि मैं कुछ पूछ नहीं सकता गवर्नमेंट के बारे में, मीन्स आपके इंडिया के पास कितने फाइटर प्लेन्स है, कितने आपके पास राइफल है, सो ऑन। तो मैं इंडिया की गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे वो इन्फॉर्मेशन वो मैं ले नहीं सकता इस आरटीआई के थ्रू। तो मुझे ये मेंटेन करना है, ये वायलेट नहीं करना है, सोवरिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की जो लिमिट होती है वो वायलेट नहीं करना है। तो मैं क्या नहीं पूछ सकता कि आपके पास कितने फाइटर प्लेन से, कितने राफेल से, तो मैं ये सारे सवाल नहीं कर सकता आरटीआई के थ्रू। मैं यहाँ पर आरटीआई नहीं लगा सकता इन अदर वर्ड्स नाउ। तो फिर यहाँ क्या है ना, दूसरी चीज़ क्या होती है, तो इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये बहुत सी तरह ज़्यादातर सीक्रेट्स होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मोदी जी गए अमेरिका में और वहाँ पर ट्रम्प से क्या एक एग्रीमेंट किया, तो वहाँ पर हमें ब्रॉडली बोला जाता है कि 500 करोड़ का एग्रीमेंट किया, ये वाला फला ये 500 करोड़ का एग्रीमेंट किया मोदी जी ने ट्रम्प के साथ, फला वाला। तो फिर वहाँ क्या होता है ना कि हमको ब्रॉडली बोला जाता है कि 500 करोड़ का किया है, पर उसके अंडर क्या है, ये 500 करोड़ का एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, किस सेक्शन में आप लगाओगे, कैसे इसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो वो नहीं बोला जाता। इट इज़ ए सीक्रेट्स होता है। तो इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सीक्रेट्स होता है। तो यहाँ पर भी मैं आरटीआई एक्ट नहीं लगा सकता, ये भी मेरे से दूर है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या होता है ना, तो ज़्यादातर कमर्शियल जो फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, ये सीक्रेट्स होते हैं, है ना, ब्रॉडली बता दिया जाता है हमें सिर्फ। तो तीसरा क्या होता है, एनीथिंग विच कैन लीड टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी जजमेंट की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आरटीआई मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर किसी जजमेंट रन हो रहा है आपके कोर्ट में, तो आपको उसी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, आरटीआई मूव नहीं कर सकते, आपको अधिकार नहीं दिया गया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़, इन शॉर्ट मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होए, उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन की आपको इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। बाकी के ऑर्गेनाइजेशन की मीन्स गवर्नमेंट के, इंडिविजुअल इकोनॉमिक रिलेशंस की, कॉमर्स स्टेट की और कंटेंट ऑफ द कोर्ट की, जो भी जजमेंट रन हो रहा है वो कंटेंट ऑफ द कोर्ट की आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, है ना। तो ये चल नहीं सकता, यहाँ पर आरटीआई आप मूव नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आरटीआई एक्ट 2005 के थ्रू आप नहीं कर सकते। कौन सी चीज़ें, आप किसी ना किसी इकोनॉमिक बैकग्राउंड को, और एक चीज़ कि आप किसी के इंडिविजुअल इकोनॉमिक बैकग्राउंड को जानकर नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि मुझे मोदी जी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड जाना है, उनकी इन्फॉर्मेशन जानी है, मुझे उन पर आरटीआई लगाना है, तो आप नहीं लगा सकते भाई, ये तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक बैकग्राउंड होगा ना। तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक बैकग्राउंड आप नहीं जान सकते, वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते थ्रू द आरटीआई एक्ट 2005, है ना। तो फिर क्या है ना, तो ये बहुत सी चीज़ें आपकी यहाँ से पॉइंट आउट हो जाती है कि सोवरिटी, सिक्योरिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हमें मेंटेन करना है। इकोनॉमिक रिलेशंस पर हमें आरटीआई नहीं लगाया जा सकता, कंटेंट ऑफ द कोर्ट पर नहीं लगाया जा सकता आरटीआई। इकोनॉमिक बैकग्राउंड विद इंडिविजुअल हम नहीं जान सकते, इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंडिविजुअल के। तो इसके ओरिजिन क्या होते हैं, हम पब्लिक अथॉरिटीज़ को तो इन डेप्थ में डिस्कस किया है, सीआईसी में भी डिस्कस किया और यहाँ भी डिस्कस किया है। आई होप आपके ईच एंड एवरी पॉइंट्स विद रिगार्ड्स टू पब्लिक अथॉरिटीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे ना। ओरिजिन को डिस्कस करते हैं माय फ्रेंड्स। ओरिजिन होता क्या है, तो ओरिजिन माय फ्रेंड्स, तो ओरिजिन क्या होता है कि जनरली 4 स्टेजेस होते हैं आरटीआई एक्ट के माय फ्रेंड्स। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है सीआईसी, सेकंड होता है एसआईसी, थर्ड होता है पीआईओ और फोर्थ होता है फर्स्ट अपील अथॉरिटीज़। समझो, सीआईसी मीन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। इस सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इज फॉर द यूनियन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ये जो होती है वो स्टेट्स के लिए होती है, ये ध्यान में रखना। और पीआईओ और एपीआईओ जो भी आप डिजिग्नेशन देना चाहो आप दे सकते हो, मीन्स जो भी डिजिग्नेशन की कमिटीज़ वहाँ पर
आपके लिए बनाई होंगी गवर्नमेंट ने, तो वो डिजिग्नेशन कमेटी वहाँ पर रह सकती है। मीन्स पीआईओ भी रह सकता है, दैट इज़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस भी रह सकता है, और एपीआईओ भी रह सकता है, दैट इज़ असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस भी रह सकता है, और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज़ भी रहती है। समझ रहे हो? तो आप अगर आरटीआई मूव करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नेंस की, है ना, तो आपको गवर्नेंस की क्या चाहिए, आपको एक फंक्शनिंग चाहिए, उस गवर्नेंस का क्या फंक्शन कर रहा है, क्या चल रहा है, तो उसके समझो आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आरटीआई मूव करते हो तो वो जाता है पीआईओ के पास। वो पहले क्या जाता है, सबसे पहले पीआईओ के पास जाता है और एपीआईओ के पास जाता है, जो भी होगा पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस होगा या असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस होगा, तो उसके पास जाता है। फिर पीआईओ के पास 30 डेज होते हैं, समझ रहे हो? तो अगर आपका आरटीआई मूव करे आपने, तो उसके पास पीआईओ के पास चले गया वो आरटीआई, तो पीआईओ के पास कितने दिन होते हैं माय फ्रेंड्स, तो पीआईओ के पास होते हैं 30 डेज। तो 30 डेज़ में उन्हें क्या करना पड़ता है, अपना डिसीजन सुनाना पड़ता है। सुने, तो ये आपका डिसीजन जो होंगे वो आपके फेवर में सुनाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये गारंटीड नहीं है, जो कि आप जो आपकी अपील जो की है आपने पीआईओ के पास, वो आपके फेवर में ही आंसर देंगे, वो आपके फेवर में डिसीजन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तो आप उनसे क्या करेंगे, सेटिस्फाइड ही नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि आप उनसे सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है वो आपको सेटिस्फाई करे, ऐसा तो नहीं है वहाँ पर। तो वो कोई भी रीज़न दे सकते हैं कि ये मैटर्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है ही नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ही ठीक नहीं है, तो ऐसे कहीं पे आपको डिसीजन देंगे और आपको क्या करेंगे, अनसेटिस्फाई फील करवाएंगे। तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास डायरेक्टली आपने अपील की आरटीओ की आरआईटी की अपील की 2005 एक्ट के अंडर पीआईओ के पास गया अपील, तो पीआईओ आपको डायरेक्ट क्या बोलेंगे, यहाँ तो हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये तो ये आपको अधूरा क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन मेरे अंडर नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप सेटिस्फाई भी होंगे हर वक्त, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तो अगर यहाँ पर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो गए, पीआईओ के पास आप सेटिस्फाई नहीं हो गए, तो आप सेकेंड स्टेज पर जाते हैं। तो सेकेंड स्टेज पर कौन होता है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज़। अगर आप अपील करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन अगर आप अपील करते हो तो वहाँ पर आपको साइट्स में दिखे जाएगा कि वहाँ पर पीआईओ होता है या एपीआईओ होता है, जो भी डिजिग्नेशन होगा वहाँ पर। तो सेकंड स्टेज होती है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज़। तो अगर आपका पीआईओ के पास सेटिस्फाई नहीं हो गया आपका, समझ रहे हो, पीआईओ अगर आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया विद इन द 30 डेज, जो 30 डेज़ का एक इंटरवल दिया होता है पीआईओ को, तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो आप जाते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पर। तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ वो क्या बोलेंगे कि अगर वो अपने कहीं से भी बात मान ली, ऐसा भी नहीं कि वो भी सेटिस्फाई आपको कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है, वो भी डिले कर सकते हैं पीआईओ की तरह, है ना, वो भी डिले कर सकते हैं। तो आपको अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज़ के पास जाए और फॉर एग्जांपल आपकी बात मान ली उन्होंने, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर से अपील कहाँ भेजेंगे, पीआईओ के पास भेजेंगे। तो पीआईओ के पास अपील उन्होंने भेजी, तो फिर पीआईओ को वो सवाल पूछेंगे, आप एक क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दो, इस सवाल का जवाब दो, है ना, तो वो बोलेंगे। तो फिर अगर ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज़ ने भी पीआईओ की तरह ही बोला दिया कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना, ये अंडर हमारे ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे ये डिसीजन आपको। तो अगर यहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आप लास्ट स्टेज पर जाते हो, वो होती है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, दैट इज़ CIC। समझ, अगर आप स्टेट्स में अपील करते हो तो आपको होती है SIC, और आपको सेंट्रल में अपील करते हो तो आपको होती है CIC, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होती है। तो यहाँ पर CIC, तो इसके CIC एक फाइनल स्टेज है, तो यहाँ पर भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर भी गारंटीड आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। इसका रीज़न भी हमने देखा कि स्टेट कंट्रोल ऑन दी CIC, CIC में हमने देखा कि क्यों इतना फंक्शनिंग इतना ये करती है ना, ये फंक्शनिंग क्यों इतने ऐसे करती है, इस तरह की फंक्शनिंग क्यों करती है CIC और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज़ और PIO। तो ये फंक्शनिंग क्या होती है, तो हमने पिछले वीडियो में उसे डिस्कस किया है इन डेप्थ में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और सो मेंस एग्जामिनेशन। समझो, तो आप लास्ट एग्जाम्पल फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पर जाते हैं, तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने अगर आपके कोई भी पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं किया तो आप लास्ट स्टेज पर जाते हैं, तो होता है CIC, दैट इज सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो यहाँ पर भी आप सेटिस्फाई होंगे, ऐसा कोई नहीं, अगर वो डिसीजन देगा उसमें आपका अनसेटिस्फैक्शन हो गया तो आपको अनसेटिस्फैक्शन हो गया तो आप कर सकते हो। तो ये था हमारा लेक्चर, तो फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।